Good afternoon, everyone. COE MAMC welcomes all the participants for today's RDLS session. Today's topic is aging with HIV, and the speaker is Dr. S. Anuradha. Dr. S. Anuradha, ma'am, is the Director, Professor of Medicine at Maulana Azad Medical College, that is MAMC, New Delhi. She is also the Nodal Officer of the ART Center and the Program Director of the Center of Excellence in HIV Care at MAMC, New Delhi. She has completed Masters in Infectious Diseases from the London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London. She is the recipient of Fogarty Fellowship in HIV Medicine, UCLA. She is also the member of the Technical Research Group, that is TRG, for ART and R&D, National AIDS Control Organization, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एजिंग विद एचआईवी। इसका मतलब है कि कैसे एचआईवी के मरीज अब ज्यादा उम्र तक रहते हैं और जो ये ज्यादा उम्र के लोगों के साथ अगर एचआईवी का इन्फेक्शन हो तो उसके परिणाम क्या होते हैं और उसमें क्या खासियत और क्या स्पेशल डिजीजेस या कोमॉर्बिडिटीज पे फोकस रहना चाहिए। हम बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेंड क्या है पॉपुलेशन की। जो हमारी एआरटी क्लिनिक की पॉपुलेशन है उसमें बदलते ट्रेंड क्या है। पहले कितने लोग 50 साल की उम्र से कम थे और अब कितने हैं, तो ये ट्रेंड से पता चलेगा कि हमारी पॉपुलेशन आजकल जनरली किस एज की है एआरटी सेंटर्स में। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर द कंसिडरेशंस, हमें जो जिनकी उम्र ज्यादा होती है या जो एजड पॉपुलेशन है उनमें हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर वी इनिशिएट या ट्रीट एचआईवी। फिर हम देखेंगे कि इनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है नॉन एचआईवी कोमॉर्बिडिटीज का, और हम उनके बारे में बात करेंगे कि ये कोमॉर्बिडिटीज क्या क्या हैं, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, बोन डिजीज या ऑस्टियोपोरोसिस, किडनी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर्स, मेंटल हेल्थ और फ्रेल्टी। और हम इन सब के बारे में बात करेंगे कि इनके बारे में कैसे ध्यान रखा जाना चाहिए, इनको कैसे हम डायग्नोज करें और फिर उसका क्या क्या ट्रीटमेंट में क्या खास ध्यान रखना चाहिए, और एंड में हम इन सब के बारे में एक कंक्लूजन करेंगे। तो जो एचआईवी एपिडेमिक है, यदि आप देखें तो ये एक पब्लिश्ड आर्टिकल है जिसमें दिखाया गया है एस्टिमेशन मॉडल से कि ये 2005 में 2004 में जब हमारा एआरटी सेंटर्स शुरू हुए थे उस समय एजेड पॉपुलेशन कितने थे, और उसके बाद अब 2025 तक एजेड पॉपुलेशन क्या होंगे। तो यदि आप देखें, ये जो नीला बार है बिल्कुल नीचे, ये 0 to 14 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है जो हमारे चिल्ड्रन या पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में आते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट वही है, बहुत छोटा सा हल्का सा कम भी हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कम हुआ है वो है ये पॉपुलेशन जो ग्रे में है, जो कि पहले ऑलमोस्ट 50% हुआ करता था, 25 to 40 ईयर ओल्ड। अब ये रह गया है अबाउट 30% या 20%। और ये जो पॉपुलेशन है 0.6 से 1, मतलब 40% पॉपुलेशन था जो कि 40 साल की उम्र से ज्यादा था, और उसमें से 20% लोग ऐसे थे जो 50 साल की उम्र से ज्यादा थे। लेकिन 2025 तक यदि आप देखेंगे तो 50 साल से ज्यादा लोगों की उम्र वालों की प्रपोर्शन 20 से बढ़कर करीब करीब 35 बढ़ जाएगी, और ये जो है ये भी 10% या 20% से बढ़कर 25% बढ़ जाएगा। तो हमारा यदि आप पॉपुलेशन देखेंगे तो 40%, 40 साल की उम्र से ज्यादा के लोग विल कंप्राइज ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ द टोटल क्लिनिक के पॉपुलेशन जितने आते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अब हमारी पॉपुलेशन जो एआरटी सेंटर्स में आ रही है वो ओल्डर पेशेंट्स हैं, वो यंग और यंगर पेशेंट्स नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि हम देखें कि एचआईवी पीड़ित पेशेंट या एचआईवी ग्रस्त मरीज जो है उसकी आयु कैसी है, विद और विदाउट कोमॉर्बिडिटी, मतलब कोमॉर्बिडिटी के साथ और कोमॉर्बिडिटी के बिना। सबसे पहला ग्राफ दिखाता है कि जिनको एचआईवी नहीं है उनकी आयु, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ
बिना किसी प्रॉब्लम के थी 60 साल 2003 2003 में, और ये बढ़ के करीब करीब 65 साल हो गई बाय 2014 2016। जब बिगिनिंग एपिडेमिक शुरू हुआ था प्रॉब्लम, तब हमारे कंट्री में 2003 में एचआईवी पीड़ित मरीज सिर्फ 35 साल की उम्र तक रहते थे। इनकी उम्र अब बढ़ के हो गई है करीब करीब 55 इयर्स। ये नॉर्मल लोगों से कम है, लेकिन फिर भी जहां से हमने शुरू किया वहां से इसमें अब बहुत फायदा है, और ये 2016 का डेटा है। अगर आप 2023-24 में जाएंगे तो इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट और भी है। लेकिन जो प्रॉब्लम है, ये वाली चार्ट, कि जिनको एचआईवी इन्फेक्शन नहीं है, उनमें कोमॉर्बिडिटी के बिना कैसे रहते हैं पेशेंट, 30 साल के करीब गुजारते हैं बिना कोमॉर्बिडिटी के लिए। लेकिन जिनको एचआईवी है, उनमें कितनी ज्यादा कोमॉर्बिडिटी है, वो आप इससे देख सकते हैं कि कोमॉर्बिडिटी फ्री ईयर्स इनके बहुत कम है। इसका मतलब है जैसे जैसे एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से उम्र बढ़ती जाती है पेशेंट्स की, वैसे वैसे कोमॉर्बिडिटीज बढ़ते रहते हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करना पड़ता है धीरे धीरे। यदि आप हमारा ये एक डेटा है 2018 का फ्रॉम वन सेंटर, उसमें अगर आप देखें, तो अगर आप अपने सेंटर के सारे 50 साल के मरीज के ऊपर का डेटा देखें, उनमें आप देखोगे कि ज्यादातर उनमें यही हैं, 50% से ज्यादा वही हैं जिनको यूथ में इन्फेक्शन हुआ था, और अब वो बूढ़े या बड़े हो गए हैं, 50 साल की उम्र से ज्यादा हो गए हैं। लेकिन ऑलमोस्ट 45% ऐसे भी हैं जो अभी डायग्नोज हुए हैं 50 साल के बाद, या उनको 50 साल के बाद इन्फेक्शन हुआ है। तो ये 45% जो है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है याद रखने के लिए। हम यही सोचते हैं कि एचआईवी इन्फेक्शन हमेशा यंग में होता है, वो बात ठीक नहीं है। एचआईवी इन्फेक्शन ओल्डर पीपल में भी हो सकती है। एचआईवी इन्फेक्शन डायग्नोज क्यों लेट होती है 30% पेशेंट्स में? क्योंकि वो एक तो टेस्टिंग नहीं कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस उम्र में मुझे एचआईवी कहाँ से हो जाएगी। डॉक्टर्स भी यही सोचते हैं कि शायद 50 साल के बाद रिस्की बिहेवियर होना थोड़ा अनलाइकली है, तो इनका एचआईवी डॉक्टर्स भी टेस्ट नहीं कराते अनलेस बहुत सारी बीमारियां साथ में आ जाती हैं, और उनको लगता है ये उम्र से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो लेट भी आते हैं। और 50 साल के बाद न्यू इन्फेक्शन क्यों होती है, मीन्स वो एचआईवी इन्फेक्शन उनको पहली बार क्यों होती है? कई बार उनके स्पाउस की मृत्यु हो जाती है या स्पाउस छोड़ जाते हैं, तो वो सिंगल होते हैं। तो उस टाइम पे वो रिस्की बिहेवियर में दे हैव दे हैव रिस्की बिहेवियर, तो दे आर लाइक, उनको इन्फेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इन्फेक्शन को इस टाइम पे। अवेयरनेस नहीं होती, जिनकी उम्र ज्यादा होती है, लो परसेप्शन ऑफ रिस्क, उनको लगता है कि इस उम्र में कहाँ से एचआईवी हो जाएगी हमें। और 50 साल के बाद जनरली इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए कॉन्डोम यूज बहुत ही कम है। इसीलिए हालांकि 55% ऑफ पेशेंट्स वही हैं जो एचआईवी को यूथ में ही हुआ है और वो एचआईवी के साथ साथ ही बूढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो पहली बार एचआईवी से डायग्नोज हुए हैं 50 साल की उम्र के बाद, और ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं जो एजेड पॉपुलेशन है, और बाय डेफिनेशन एजेड एचआईवी का मतलब है जिसकी उम्र 50 साल से ऊपर है। जनरल पॉपुलेशन में हम एजेड 50 साल नहीं रखते हैं, लेकिन एचआईवी पेशेंट्स में या पीपल लिविंग विथ एचआईवी में एजेड एचआईवी का मतलब है बाय डेफिनेशन जिसकी उम्र 50 साल या उससे ज्यादा है। हम ये देखते हैं उनमें क्या क्या हमें देखना पड़ेगा स्पेसिफिकली। यदि आप देखें द टॉप 10 कॉज ऑफ डेथ, किस कारण से हमारे देश में लोग की मृत्यु हो रही है, तो यदि आप कॉमन चीजें देखें तो हार्ट अटैक, लंग डिजीज, स्ट्रोक या लकवा, ये है इन्फेक्शंस, टीबी, डायरिया, निमोनिया, डायबिटीज, किडनी डिजीज।
तो यदि आप ब्लू वाले बार देखें, ये सारी चीजें जो हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। और यदि आप देखें तो कम्युनिकेबल डिजीजेस काफी कम हो गई हैं एज अ कॉज ऑफ डेथ, टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ। और यदि आप नॉन HIV कोमॉर्बिडिटी देखें, इसका मतलब है जिनको HIV है लेकिन उनको HIV के अलावा भी बाकी सारी नॉन इन्फेक्टिव या नॉन कम्युनिकेबल कोमॉर्बिडिटी है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 40 से लेके 60 के ऊपर, आप पाएंगे कि 1, 2 और 3, 65 साल के बाद तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ पीपल में कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें याद रखना है। जैसे जैसे हमारी क्लिनिक में पेशेंट्स की एवरेज एज बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमें ये ध्यान रखना है कि इनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होने की आशंका बहुत स्ट्रांग है। और हमें इन एजेड PL-HIV में जरूर टेस्ट करके इनके सारे कोमॉर्बिडिटीज का पता लगाना है और उनका ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये जो पेशेंट्स हैं इनकी डेथ या इनकी जो भी कॉम्प्लिकेशन होगी अब लाइफ में, इस कोमॉर्बिडिटी की वजह से होगी। HIV की वजह से इनकी मौत अब नहीं होती है। जब आप 45 से 50, जब थोड़े उम्र कम होती है, यदि आप देखेंगे तो इनमें फिर भी 40% आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनमें कोमॉर्बिडिटी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे 40, 45 से 65 के ऊपर तक एज जाती है पेशेंट्स की, वैसे वैसे बिना कोमॉर्बिडिटी वाले 5% से भी कम रह जाते हैं। और ये कोमॉर्बिडिटी क्या क्या है? हाइपरटेंशन, एंजाइना MI मतलब हार्ट की डिजीज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज मींस हाथों में अल्सर्स या हाथों पैरों में गैंग्रीन हो जाना, लिवर डिजीज, किडनी फेलियर और कैंसर्स, ये है। और अगर ये एक और चीज याद रखने के लिए देखिए, ऑलमोस्ट 40% ऑफ पेशेंट्स को 3 से ज्यादा बीमारियां एक साथ हैं। मतलब डायबिटीज भी है, किडनी भी इन्वॉल्व है, बोन भी इन्वॉल्व है, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है। 3 से ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज एक साथ इन पेशेंट्स में है। ये बात ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बीमारी का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे उस बीमारी के लिए खाए जाने वाली दवाइयां भी बढ़ेंगी और पॉलीफार्मेसी भी बढ़ेगी। पॉलीफार्मेसी मींस आप कितनी सारी पिल्स ART के अलावा एक टाइम पे खा रहे हैं। यदि आप देखें 50 साल से अगर कम पेशेंट है HIV का, ये एक स्विस कोहॉर्ट स्टडी है जिसमें करीब करीब 8,000 मरीज थे। जब पेशेंट्स की उम्र 50 साल से कम थी, ऑलमोस्ट 80% ऑफ पेशेंट्स कोई दवाई ART के अलावा नहीं खा रहे थे। बट जैसे ही एज 65 के ऊपर है, ऑलमोस्ट 60% मरीज एक के ऊपर दवाई खा रहे थे अदर देन ART। कुछ एक खा रहे थे, कुछ 2 दवाइयां खा रहे थे, कुछ 3 दवाइयां खा रहे थे 3 बीमारियों की, और कुछ 4 से ज्यादा बीमारियों की दवाई खा रहे थे, विच मीन्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ पेशेंट्स HIV के अलावा बाकी बीमारियों की बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं। यानी पॉलीफार्मेसी है, यानी इससे पिल बर्डन बढ़ता है पेशेंट्स का। और जैसे जैसे दवाइयां बढ़ेंगी, पिल्स बढ़ेंगे, ड्रग्स बढ़ेंगी, ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं ART ड्रग्स के साथ और इन नॉन ART ड्रग्स के साथ बहुत सारे ड्रग ड्रग इंटरैक्शंस होती हैं और इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि एक पेशेंट है जिसको एज रिलेटेड नॉन HIV कॉम्प्लिकेशन है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, इससे पेशेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है? एक, पेशेंट जैसे जैसे जितनी जितनी बीमारियां और होती हैं उसका इलाज कराएगा। जितना इलाज कराएगा, कुछ ड्रग्स हॉस्पिटल में मिलेंगे, वो जहाँ पे ART सेंटर है कहीं नहीं मिलेंगे, कुछ खरीदनी पड़ेंगी, कुछ बाहर से लेगा, तो उसकी एक्सपेंसेस और बढ़ती रहेंगी। और जैसे जैसे एज ज्यादा होती है, पर्सन की इनकम कम होती रहती है, तो
विद इन अ डिक्रीजिंग इनकम एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं, तो उनकी फाइनेंशियल जो लाइबिलिटीज है वो बढ़ती हैं, और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं या तो बच्चों के ऊपर या पोतों के ऊपर या किसी और के ऊपर। उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंस बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, पिल बर्डन। मैंने आपको बताया जितनी बीमारियां साथ की बढ़ती हैं उतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स साथ में खानी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ पिल्स, हमने एआरटी को सिंगल पिल कर दिया ये कह के कि हम पिल बर्डन कम करेंगे, लेकिन एआरटी तो कम हो गई, लेकिन आसपास की कितनी दवाइयां बढ़ गई, तो पिल बर्डन अल्टीमेटली पेशेंट का बढ़ जाता है। दूसरा, पेशेंट की डॉक्टर विजिट बढ़ती रहती हैं। आप चाहे एमएमडी करके 3 महीने के लिए एआरटी दे दें, लेकिन वो किसी दिन डायबिटीज को दिखाने जाएगा, कभी हार्ट फेलियर के डॉक्टर के पास जाएगा, कभी कैंसर ट्रीटमेंट के पास जाएगा, कभी उस टेस्ट कराने जाएगा, कभी कोई टेस्ट कराने जाएगा। तो उसकी विजिट्स टू द डॉक्टर और लैब एक्चुअली बढ़ जाएंगी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट उसका एचआईवी वेल कंट्रोल होगा। इतनी सारी बीमारियां होती हैं, उसके वजह से पेशेंट की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। पेशेंट कई बार बेड पे कन्फाइंड हो जाते हैं, स्पेशली हार्ट डिजीज अगर बहुत सीवियर हो, और इससे फिजिकल डिपेंडेंस ऑन फैमिली बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल। हर चीज के लिए उसको फैमिली मेंबर चाहिए, या कोई चाहिए जो उनको लेके हॉस्पिटल जाए, उनके टेस्ट करवाए, उनको बाहर लेके जाए, उनको एआरटी दिलवाए, उनको खाना दे। तो पेशेंट की लाइफ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम हो जाती है। एआरटी से क्या होता है, हम जब एआरटी स्टार्ट करते हैं, हमने एआरटी इसीलिए बहुत जल्दी स्टार्ट करना शुरू किया कि इससे पोटेंशियली लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की होती हैं वो कम होती हैं। हाँ, डेफिनेटली होती हैं, हाउएवर वो नॉर्मल नहीं हो जाती हैं। वो इन्फ्लेमेटरी स्टेट रहता है बॉडी में, हालांकि सप्रेस्ड रहता है, लेकिन वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्टेट जो कि 30-40 साल से अगर इन्फेक्शन हो तो वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, और उससे क्या होता है, पेशेंट्स को मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। यदि आप देखें तो बहुत सारी, ये फर्स्ट ईयर ऑफ एचआईवी स्टार्ट एआरटी स्टार्ट करने के बाद है और उसके बाद है। जब एआरटी स्टार्ट होता है तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं इन्फेक्शंस की वजह से, लेकिन जैसे जैसे इन्फेक्शंस कम होते रहते हैं बाद में बाकी सारी चीजें बढ़ती रहती हैं, और ये इम्पोर्टेंट है याद रखने के लिए। सो एजिंग के साथ क्या क्या रिस्क होता है पीएलएचआईवी को, ये देखना बहुत जरूरी है। जब पीएलएचआईवी की एज बढ़ती है या उम्र बढ़ती है तो क्या क्या हो जाता है। 3 चीजों का हमें मिश्रण देखना है इसमें। एक, एचआईवी को क्या होता है, एचआईवी को क्या होता है, एचआईवी वायरस को क्या होता है, उसकी रेप्लिकेशन को क्या होता है, और उसकी इम्यून एक्टिवेशन को क्या होता है। कई बार एक्टिवेशन बढ़ जाती है वायरस की, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बढ़ जाते हैं, CD4 कम हो जाती है, डायग्नोसिस कई बार लेट हो जाती है, और ऐसे को इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं पेशेंट्स में। पेशेंट्स को क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे कि एजिंग में प्रभाव पड़ता है, उस इंडिविजुअल का प्रभाव पड़ता है। उसकी जीन्स क्या थी, उसकी जेनेटिक्स क्या थे, क्या वो प्रीडिस्पोज्ड है डायबिटीज के लिए, क्या वो प्रीडिस्पोज्ड है हाइपरटेंशन के लिए। बाकी हायर रेट ऑफ ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स, स्मोक करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ओबीस हैं, फैट हैं, डाइट में बहुत सारा चिकनाई है, फिजिकली इनएक्टिव हैं कि नहीं है, या एक्टिव हैं, चलते हैं, वॉक के लिए जाते हैं, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पुअर एंगेजमेंट इन केयर, एक बार आते हैं 3 महीने में अपनी दवाई लिखवा के चले जाते हैं, फिर नेक्स्ट 3 महीने बाद वापस आते हैं, बीच में कोई टेस्ट नहीं, कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई इवेल्युएशन नहीं, कोई असेसमेंट नहीं, पुअर एंगेजमेंट विद केयर। उसके कई कारण हो सकते हैं बट दैट इज नॉट अ गुड साइन, वो हमेशा रिस्क को बढ़ाता है। पॉवर्टी, पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स जो इन बहुत सारी चीजों को कॉज भी करती है, बहुत सारी चीजों का इफेक्ट भी है। तो पॉवर्टी बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है हमारी डिजीजेस और इनके इम्पैक्ट से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल फैक्टर है जो कि लिंक्ड है इनसे। फिर एआरटी की टॉक्सिटी, हमने कितनी बार हम सुन रहे हैं कि टेनाफोविर से टॉक्सिटी होती है, डोलिटोग्रेविल से वेट गेन होता है, डीटीजी से टॉक्सिटी होती है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, जिनको लिवर डिजीज है उनको
प्रोटीएज इनहिबिटर से प्रॉब्लम होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि एजिंग का इम्पैक्ट डिसाइड करता है। एंड ऑफ कोर्स ये 4-5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर्स, किडनी डिजीज, हाइपरटेंशन एंड बोन डिजीज। ये मेजर 4-5 डिजीजेस हैं जो इन 3-4 चीजों से हाईली इम्पैक्टेड होते हैं। अब हम देखते हैं एक एक नॉन HIV कोमोबिडिटी को, और देखते हैं वेरी ब्रीफली, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टेक्निकल मैटर है। हम इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि आपको करना क्या है, देखना क्या है, और कब कब देखना है। बाकी ऑफ कोर्स अगर आपका पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट डिजीज है, आप उस स्पेशलिटी को रेफर जरूर कर सकते हैं। लेकिन कुछ मूल चीजें आप अपने ART सेंटर्स में डेफिनेटली कर सकते हैं, जिससे इन पेशेंट्स का मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक ही जगह पे हो। डायबिटीज से शुरू करते हैं। डायबिटीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। PLHIV में रिस्क ऑफ डायबिटीज 1 से 2 गुना है जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा। तो HIV होना इटसेल्फ पुट्स यू एट ट्वाइस द रिस्क कि आपको डायबिटीज होगा। ऑलमोस्ट 9% ऑफ PLHIV में डायबिटीज है, मतलब हर 10 PLHIV में एक को डायबिटीज होना पॉसिबल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने भी अपने सेंटर में देखा है, काफी सारे PLHIV स्पेशली 50 साल के बाद अगर आप उनका टेस्ट कराएं तो वो डायबिटिक हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोमोर्बिडिटी है, और वो इसलिए होती है क्योंकि इंसुलिन मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को HIV, ART और बाकी बहुत सारी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करती हैं। तो यदि किसी पेशेंट में डायबिटीज डायग्नोज करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला टेस्ट क्या करेंगे? सबसे सेफेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट और सबसे स्पेसिफिक टेस्ट कि एक टेस्ट करके अगर पता चल सकता है, वो है फास्टिंग ग्लूकोज। पेशेंट को बोलिए खाली पेट कर में, सुबह बिल्कुल खाली पेट, ओवरनाइट फास्ट के बाद, सुबह चाय बिस्कुट कुछ नहीं लेंगे, ओवरनाइट फास्ट के बाद पेशेंट अपना ब्लड शुगर करा के आपको दिखाए। यदि वो वैल्यू 126 के ऊपर है तो पेशेंट को डायबिटीज है, और यदि 100 और 125 के बीच में है तो आप 2 घंटे के बाद PP का टेस्ट भी करा के देख सकते हैं, उससे भी आपको पता चल सकता है। कुछ डॉक्टर्स HbA1c भी एडवाइस करते हैं, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट कब कराना चाहिए? फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज हर PLHIV में, ये याद रखिए, ये सिर्फ एजेड PLHIV की बात नहीं है, हर PLHIV में हर 6 महीने पे होना बहुत जरूरी है। इसी से आप पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं कि पेशेंट कहीं डायबिटिक तो नहीं हो गए हैं। और यदि आपने कोई ड्रग मॉडिफाई किया है या ट्रीटमेंट चेंज किया है तो आप उससे जल्दी भी करा सकते हैं। मैनेज कैसे करेंगे? हर पेशेंट का गोल उस पेशेंट के हिसाब से होगा। और अगर आप कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना चाहते हैं, डायबिटीज की क्या कॉम्प्लिकेशंस है? आईज की प्रॉब्लम है, कैटरैक्ट है, ब्लाइंडनेस है, शुगर, किडनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, वेसल्स में प्रॉब्लम होती है, अल्सर्स हो जाते हैं पैरों में। H1C को 7 से कम रखेंगे, तभी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। यदि आप देखें ये चार्ट आपको लगेगा शायद बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका कहने का ये मतलब है कि ये जो हम ड्रग देते हैं DTG, इसका बाकी ड्रग्स के साथ जो डायबिटीज के ड्रग्स है क्या इंटरेक्शन है। यदि आप देखेंगे तो DTG जो है मेटफॉर्मिन की डोज को बढ़ाता है, इसीलिए मेटफॉर्मिन पेशेंट दिन में 2 बार 500 मिलीग्राम टैबलेट के ऊपर DTG बेस्ड रेजिमेंट पे नहीं ले सकता। बाकी सारी ड्रग जो हम देते हैं, PIs हो चाहे TDF हो, उनका बहुत ज्यादा किसी भी डायबिटीज की ट्रीटमेंट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। और इस बात का ध्यान आपके MO को रखना बहुत जरूरी है। यदि आपका पेशेंट डायबिटिक है तो उसकी डायबिटिक ड्रग्स की डोज अगर DTG पे है पेशेंट तो जरूर रीअसेस करिए। अब हम देखते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट डिजीज की वजह से ही पेशेंट्स की डेथ होती है। पेशेंट्स डाई नॉट बिकॉज ऑफ डायबिटीज, नॉट बिकॉज ऑफ HIV, नॉट बिकॉज ऑफ TB,
एजेड पेशेंट्स डाई बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से पेशेंट्स की डेथ होती है। और 2 टाइम्स इंक्रीज रिस्क है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, और 5 टाइम्स इंक्रीज रिस्क है सडन कार्डियक डेथ का। मींस बैठे बैठे सडनली विदाउट रीजन पेशेंट की डेथ हो जाती है। 5 टाइम्स रिस्क है PLHIV में जो ART पे हैं कार्डियक डिजीज से डेथ होने के लिए। इसीलिए इसके बारे में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हाई होता है ART स्टार्ट करने के पहले भी, लेकिन जब आप ART स्टार्ट करते हैं तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क जो है बहुत ड्रामेटिकली घट जाता है। लेकिन जैसे जैसे ART पे लॉन्ग टाइम पेशेंट रहता है तो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता रहता है। इसीलिए जो 60 65 70 80 साल के PLHIV हैं उनमें कार्डियोवास्कुलर रिस्क सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें एक तो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो स्मोक करते रहते हैं, वो सिडेंटरी होते हैं, उनका वेट भी ज्यादा होता है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उनमें इन्फ्लेमेशन परसिस्टेंट है। और ये जो ART और बाकी ड्रग्स हैं उनका इंटरेक्शन की वजह से भी प्रोबेबली उनका रिस्क और बढ़ जाता है। एक चीज है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसमें ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा होता है, लिपिड प्रोफाइल यदि आप कराएं, HDL कोलेस्ट्रॉल लो होता है, विसरल ओबेसिटी ज्यादा होती है। मतलब विसरल का मतलब बाहर की ओबेसिटी नहीं, यदि आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो लिवर के अंदर फैट दिखेगा, पैंक्रियास में फैट दिखेगा। तो विसरल ओबेसिटी अंदर पेट के अंदर विसरा में आपको फैट और ओबेसिटी दिखाएगा, और इन सब का कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। हर की कट ऑफ्स हैं। HDL लो का क्या मतलब है, TG हाई का क्या मतलब है, वेस्ट सरकमफ्रेंस मतलब वेस्ट के आसपास यदि आप नापें तो मेन में कितना होना चाहिए, वीमेन में कितना होना चाहिए, इन सब की डेफिनेशंस हैं। और इनमें से यदि 3 पॉजिटिव हैं तो हम कहते हैं कि पेशेंट को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो कार्डियोवास्कुलर रिस्क असेस करने के लिए सबसे पहले कैसे असेस करें कि इस पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर या सडन कार्डियक डेथ की रिस्क है कि नहीं है। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर देखिए। पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, डिसलिपिडीमिया है, ओबेसिटी है। ओबेसिटी के लिए आपको BMI देखना पड़ेगा, वेट और हाइट दोनों मेजर करने पड़ेंगे। वेस्ट सरकमफ्रेंस देखिए, पेशेंट फिजिकली इनएक्टिव है कि नहीं है, टोबैको, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट, और अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो ये सारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स होती हैं। फिर आप देखेंगे कब देखना चाहिए, ये करना चाहिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और ART इनिशिएशन, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 मंथ्स आफ्टर ART, एंड एवरी 6 मंथ्स। इसका ये मतलब है आपको आपके पेशेंट का ब्लड प्रेशर हर विजिट पे मेजर करना चाहिए। हमारे ART सेंटर्स में पेशेंट का BP मेजर नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पेशेंट सेंटर आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, फिर भी इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि हम पेशेंट का BP नहीं मेजर करते। तो ये हमारा आज से रूल होना चाहिए कि हर सेंटर में हर पेशेंट जब भी आएगा उस पेशेंट का BP रिकॉर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बहुत ध्यान से रखिए। फिर पेशेंट से पूछिए हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज हुआ, स्ट्रोक हुआ, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। कई बार आपको पता ही नहीं होता, पेशेंट प्राइवेट से दवाई ले रहा होता, आपको पेशेंट ने बताया नहीं, आपको लगा पेशेंट को है ही नहीं। वो कहता है मैं तो आपके पास ART के लिए आता हूँ, हाँ मेरे को बाकी 4 चीजें और है जिसका मैं इलाज प्राइवेट से कर रहा हूँ, और आपको इसके बारे में खबर तक नहीं होती है। तो यू हैव टू आस्क, जब तक आप पूछेंगे नहीं पेशेंट आपको शायद बताएंगे भी नहीं। फिर उनके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पूछिए कि उनको सांस फूलती है, छाती में दर्द होता है, चलने पे सांस फूलता है, वॉट एवर यू वांट टू आस्क। फिर देखिए स्मोक करते हैं, अभी नहीं, कहेंगे अभी नहीं करता मैं डॉक्टर साहब, मैं तो छोड़ दिया। तो आप पूछिए कब छोड़ा, कहेंगे 2 महीने पहले छोड़ा। 2 महीने पहले छोड़ने से स्मोकिंग का रिस्क कम नहीं होता, स्मोकिंग का रिस्क वैसे ही रहता है चाहे वो 2 महीने पहले ही छोड़ा हो। तो यू मस्ट आस्क कितने दिन से स्मोक किया, कितना स्मोक किया, क्या स्मोक किया। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग और अल्कोहल ऑलमोस्ट 70% ऑफ पीपल में हमारे ART सेंटर्स में पाया जाता है। हम इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं करते, हम इसके बारे में पूछते नहीं है। यदि आप पूछोगे तो पाओगे, तो हमारे सेंटर्स में अल्कोहल और स्मोकिंग इज अ वेरी मेजर कॉज फॉर सब्सटेंस अब्यूज, और इसके बारे में ध्यान रखिए।
उनके अटेंडेंस में पूछिए किसी को स्ट्रोक, हार्ट डिजीज या कुछ था, और बाकी जो चीजें मैंने बोली हैं डॉक्टरों को मेजर जरूर करनी चाहिए। बीएमआई, तो जब तक आप वेट नहीं लेंगे पेशेंट का, कई बार हम देखते हैं पेशेंट में ऐसे ही वो 2 निशान लगे होते हैं व्हाइट कार्ड पे, किसी ने वेट नहीं लिया पेशेंट का वेट सालों से नहीं लिया जाता। वेट लेना हर विजिट पे वेरी इंपॉर्टेंट है, बीपी लेना हर विजिट पे वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताइए पेशेंट को, हर पेशेंट को बताइए, चाहे उसको बीमारी हो चाहे बीमारी ना हो। लाइफस्टाइल सबकी हेल्दी होनी चाहिए, सबको 30 मिनट का वॉक हर दिन, मॉडरेट अमाउंट ऑफ एक्टिविटी स्पेसिफिकली करनी चाहिए। ये आप स्पेशली अगर आप लेडीज को बोलते हैं, विमेन लिविंग विद एचआईवी को, कि आप चलिए, वो कहती है डॉक्टर साहब मैं पूरा दिन घर पे चलती रहती हूँ। पूरा दिन घर पे चलना और चलने के लिए चलना, दोनों में बहुत अंतर है। Walking for an exercise and walking within the confines of your home, just as part of routine homework, are very different things. लाइफस्टाइल वेट कम करने के लिए बोलिए, एक्सरसाइज करने के लिए बोलिए, स्मोकिंग छोड़ने के लिए बोलिए, अल्कोहल सेसेशन के लिए बोलिए, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको ड्रग्स देनी पड़ेंगी, एआरटी देना पड़ेगा जो कि सेफ हो। अगर ब्लड में लिपिड या फैट बहुत ज्यादा है तो उसको कम करने की दवाई देनी पड़ेगी। डायबिटीज है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो मेटफॉर्मिन या बाकी दवाइयां स्टार्ट करनी पड़ेंगी। और अबाकावीर, जिनका कार्डियोवास्कुलर रिस्क बहुत ज्यादा है, तो अबाकावीर अवॉइड करिए, क्योंकि अबाकावीर से कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ती है पेशेंट की। सबको बोलिए 150 मिनट एक्सरसाइज पर वीक, इसका मतलब है ऑलमोस्ट 50-30 मिनट का एक्सरसाइज पर डे। स्मोक नहीं करें, ईट हेल्दी फूड्स, घी चर्बी वाली चीजें कम रखें, स्वस्थ खाना खाएं, अवॉइड टोबैको, बी मोर एक्टिव, चूज बेटर न्यूट्रिशन। 3 मेजर एडवाइजेस यू विल गिव। एआरटी वो दें जो लिपिड पे बहुत सॉफ्ट हो, जो कम लिपिड को एबनॉर्मल या अफेक्ट करे, जैसे टीडीएफ है, टेनोफोवीर है, बहुत कम इफेक्ट है इसका लिपिड के ऊपर। आपके पीआईज हैं वो बहुत ज्यादा डिसलिपिडीमिया करते हैं। आपने देखा होगा हमारे सेंटर में कुछ ऐसे पेशेंट है जिनका टीजी 900-1000 ऐसे चलता है, तो वो उनको बहुत सिवियर डिसलिपिडीमिया है और उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। डिसलिपिडीमिया के भी क्राइटेरिया है और उसके वजह से हम पेशेंट्स को लो, मॉडरेट और हाई रिस्क बोलते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, ये बहुत ही हाईली टेक्निकल है। लिपिड थेरेपी दीजिए, स्टैटिन्स कहते हैं जिनको, इनका भी देखिए बहुत सारी ड्रग्स के साथ इंटरेक्शन है, बट डीटीजी के साथ इनमें से मेजॉरिटी का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो डीटीजी और हमारे जो टीडीएफ और जिडोवोडिन है ये बहुत सेफ हैं, लेकिन जो हमारे पीआईज हैं इनका बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रहता है इनके साथ, स्टैटिन्स के साथ। तो हमेशा बहुत ध्यान रखिए कि पेशेंट बाहर से अटोरवास या ऐसा कुछ तो नहीं ले रहा जो आपको बता नहीं रहा, तो उसे ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। यही मैंने बोला, अटोरवास्टाटिन और रोसुवास्टाटिन कई बार पेशेंट्स लेते हैं। ऐसे बहुत सारी रिस्क एस्टिमेटर्स आती हैं जिसको कहते हैं एएससीवीडी रिस्क एस्टिमेटर। आप इसमें पेशेंट्स के डेटा एंटर कर सकते हैं और उससे आपको रिस्क पता चलता है कि व्हाट इज द प्रोजेक्टेड रिस्क, 17%। तो इससे आपको पेशेंट का बता सकते हैं आप पेशेंट को कि आपका रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज या इवेंट इतना ज्यादा है या इतना कम है। फिर बात करेंगे बोन हेल्थ पे या ऑस्टियोपोरोसिस पे। ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत सारे कारण होते हैं। एचआईवी इटसेल्फ कैन कॉज इट। लो CD4 हाई वायरल लोड में बोन इन्फेक्ट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी जिनको होता है उनकी बोन डिजीज ज्यादा होती है। विमेन में, पोस्ट मेनोपॉजल मेन में ईस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव इफेक्ट कम होता है, तो उनमें बोन्स वीक हो जाती हैं। जो स्मोक करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, जो फिजिकली इनएक्टिव हैं, आप जितने एक्टिव रहेंगे आपके बोन की ब्लड सप्लाई उतनी बढ़ती है, आपकी बोन की प्रॉब्लम उतनी कम होती है। जो विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं और हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उनको लॉन्ग टर्म में उनको बोन की प्रॉब्लम हो सकती है। टीडीएफ और एआरटी से बोन हेल्थ बहुत वीक होता है, ये याद रखिए। टेनोफोवीर कॉजेस पुअर बोन हेल्थ, तो उसकी वजह से भी बोन्स वीक हो सकती हैं। अगर पेशेंट स्टीरॉयड पे है किसी भी कारण और किसी बीमारी की वजह से, उससे भी बोन्स वीक होती हैं। और उन सब से होता है ऑस्टियोपीनिया, मींस बोन वीक होना,
ऑस्टियोपोरोसिस मींस बोन्स फ्रजाइल होना, फिर फ्रैक्चर हो सकते हैं पेशेंट्स को, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और एवास्कुलर नेक्रोसिस मींस हिप जॉइंट जो है उसका नेक्रोसिस हो जाता है। PAHIV जो होते हैं उनका 6.4 फोल्ड इंक्रीज रिस्क होता है लो BMD। BMD मींस बोन मिनरल डेंसिटी। ये एक टेस्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं डेक्सा स्कैन। हमारे यहाँ बहुत सारे अस्पतालों में ये अवेलेबल नहीं है, परंतु ये एक बहुत ही सेंसिटिव और अर्ली मार्कर है बोन डिजीज के बारे में बताने के लिए। और यदि आप सस्पेक्ट करते हैं कि आपके पेशेंट को बोन डिजीज हो तो जरूर बोन मिनरल डेंसिटी बाय डेक्सा स्कैन जरूर कराने की कोशिश करें यदि पेशेंट्स अफोर्ड कर सके तो। उसके बाद इसमें भी स्कोर्स कैलकुलेट करते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रैक स्कोर, और उससे पता चलता है कि फ्रैक्चर रिस्क क्या है पेशेंट का। हम पेशेंट को दे सकते हैं विटामिन डी के कैप्सूल्स या टैबलेट्स या सैशेस, कैल्शियम दे सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैल्शियम रिच फूड्स, मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट, दही, इन सबको बोल सकते हैं पेशेंट्स को। और बाकी हम ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं जिसको कहते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स। ये ऐसा फ्रैक स्कोर है जिसमें आपको फ्रैक्चर की पॉसिबिलिटी के बारे में वो आपको बताएगा। यही मैं कह रही थी, एल्लेंड्रोनेट और जोलिंड्रोनिक एसिड ड्रग्स हैं जो हम वीक बोन्स के लिए पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। टैफ बेटर है TDF से इन बोन हेल्थ, बट बोथ कैन कॉज बोन हेल्थ। बट TDF जो हमारे प्रोग्राम में है उससे बोन हेल्थ और बोन्स ज्यादा वीक होती हैं। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब है पेशेंट्स का बोन विटामिन डी की वजह से कम होना। तो इसमें पेशेंट्स के हाथों पैरों में दर्द होता है, बोन्स बहुत वीक होती हैं, उठ के बैठने में दिक्कत होती है। तो इन सब चीजों के लिए आप विटामिन डी लेवल करा सकते हैं और पेशेंट्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे रीनल डिजीज या हाइपरटेंशन की। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेशेंट्स को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फॉर न्यू ऑनसेट किडनी डिजीज। स्मोक, अगर ओबेस ज्यादा हो पेशेंट, स्मोकिंग, स्मोकर्स में, हाइपरटेंशन में, एज ज्यादा होने पे और डायबिटीज ज्यादा होने पे। तो यदि आप सोचिए अगर एक पेशेंट है जो स्मोक भी करता है, ओबीस भी है, डायबिटिक भी है, उसकी एज भी 60 साल से ऊपर और हाइपरटेंशन भी है, उसका रिस्क कितना बढ़ जाता है फॉर किडनी डिजीज। बहुत सारे पेशेंट्स को हमारे ART सेंटर्स में अब किडनी डिजीज है और उसकी बहुत सारी फैक्टर्स हैं, सिर्फ ART नहीं है, उसके बहुत सारे कारण एक साथ होते हैं विच कंट्रीब्यूट टू किडनी डिजीज। सबसे ज्यादा मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही आते हैं कि एक बार किडनी खराब हो जाए तो फिर ART में क्या चेंजेस करने चाहिए। ART में जरूर चेंज करने चाहिए क्योंकि TDF आप फुल डोज पे नहीं दे सकते हैं, आपको चेंज करके ALD पे लाना पड़ेगा, अबाकावीर, लैमिवुडीन, डोलिटाग्रवीर, और शायद उसके बाद भी आपको चेंज करना पड़ेगा। अबाकावीर की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। हमेशा अपने मेडिकल ऑफिसर को कंसल्ट करिए और उनको बताइए यदि पेशेंट की क्रिएटिनिन की रिपोर्ट में या GFR की रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है। हर पेशेंट का GFR जरूर कैलकुलेट करिए जब आप क्रिएटिनिन का टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, उसके बाद पेशेंट का EGFR फॉर्मूला डाल के जरूर कैलकुलेट करिए। कैंसर्स होते हैं पेशेंट्स को, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, कुछ एज डिफाइनिंग कैंसर्स होते हैं, कुछ नॉन एज डिफाइनिंग कैंसर्स होते हैं। हम आज बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर्स की। विमेन में ये कॉमनेस्ट कैंसर है अमंग PLHIV। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल तरीके से स्क्रीन हो सकता है। अब इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप देखेंगे कि NACO प्रोग्राम में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम जुड़ने वाला है और हम अपने विमेन को स्क्रीन करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर्स के लिए। एक सिंपल स्क्रीनिंग होती है, एसिटिक एसिड विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं उस एरिया में एसिटिक एसिड लगा के, और सिंपल स्क्रीनिंग से पता चल जाता है कि सर्विक्स नॉर्मल है कि सर्विक्स अबनॉर्मल है। और हम अब आगे बताएंगे कि कब करना चाहिए। आइडियली हर मरीज का ART इनिशिएशन पे एक बार होना चाहिए विमेन का, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव है तो हर 3 साल पे वो टेस्ट करना चाहिए। हर 30 ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विमेन को बताइए कि अपना ब्रेस्ट कैसे पैल्पेट करें, खुद सेल्फ एग्जामिन कैसे करें और अपना अपना ब्रेस्ट कैसे पैल्पेट करें। और आप भी वंस ए ईयर एटलीस्ट पेशेंट का ब्रेस्ट जरूर एग्जामिन करिए। हमेशा एक फीमेल अटेंडेंट के साथ या एक स्टाफ नर्स के साथ
खड़े होके हमेशा पेशेंट का ब्रेस्ट एग्जामिन करिए। ये एरियाज है, ये टेक्निक है ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का। एटलीस्ट पेशेंट को एडवाइस करिए सेल्फ एग्जामिनेशन इन केस शी डजंट एग्री। स्मोकिंग बहुत कॉमन है, पान बहुत खाते हैं लोग, इन सब से ओरल कैंसर्स बहुत ज्यादा होते हैं। पेशेंट को बोलिए अपना मुंह खोलें, देखें, और आप भी जरूर पेशेंट का माउथ एग्जामिन करें। अगर आपको कोई डार्क एरिया, कोई अल्सरेटेड एरिया दिखता है तो जरूर उसकी स्क्रीनिंग कराएं। कई बार वो बहुत ज्यादा फैल जाता है वो माउथ का अल्सर, एंड देन इट हैज वेरी ड्रास्टिक इफेक्ट्स। मेंटल हेल्थ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, जो हम कई बार डील करते हैं, कई बार हम डील नहीं कर पाते क्योंकि हम उसके लिए वी आर नॉट वेरी केपेबल ऑफ डीलिंग विद इट। बट देयर आर मेनी रीजंस हमारे PLHIV में ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डिप्रेशन क्यों है। स्टिग्मा है, सेल्फ परसीव्ड है, या स्टिग्मा विच इज गिवन बाय अदर्स, पेशेंट फेस डिस्क्रिमिनेशन, फैमिली से रिजेक्ट होते हैं, स्पाउस से रिजेक्ट होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इनसिक्योरिटी है, किसी के ऊपर डिपेंडेंस है, फियर ऑफ डिजीज है कि इसके बाद क्या होगा, फियर ऑफ डेथ है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। सो मेनी रीजंस आर देयर, एंड इट हैज शोन दैट स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स में 50 से 65 75% ओल्डर PLHIV में डिप्रेशन होते हैं, एंड दिस डिप्रेशन कैन बी वेरी वेरी सिवियर एंड इट कैन इम्पैक्ट देयर लाइव्स। और जब भी पेशेंट डिप्रेशन में जाता है तो वन ऑफ द मोस्ट की इम्पैक्ट जो उसका होता है कि वो ART की दवाइयां लेना फिर बंद करता है, और फिर अडियरेंस पुअर होके HIV फ्लेयर होता है, और सुइसाइड रेट्स भी ज्यादा हो सकती हैं। डिप्रेशन के लिए स्क्रीन करना बहुत सिंपल है, सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछिए पेशेंट्स को। ये 2 स्क्रीनिंग क्वेश्चन, PH2 कहते हैं इसको। पिछले 2 हफ्ते में हैव यू ऑफन बीन बॉदर्ड बाय फीलिंग डाउन, डिप्रेस्ड और होपलेस, एंड पिछले 2 हफ्ते में आपको लेस इंटरेस्ट है काम करने में, प्लेजरेबल थिंग्स में। अगर आप इन 2 क्वेश्चन से आप स्क्रीन करें तभी से आप पता चल पाएगा बहुत इजीली कि आपके पेशेंट को डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं कि नहीं। यदि इनमें से किसी में भी पेशेंट यस बोलता है तो फिर आप उस पेशेंट की डिटेल्ड इवैल्यूएशन फॉर मेंटल हेल्थ जरूर करिए। यदि पेशेंट एफेवरेंस पे है, आजकल बहुत कम पेशेंट्स हैं जो एफेवरेंस पर हैं, तो उसे बंद करिए। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, आपके काउंसलर को बोलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएं। इसमें काउंसलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है पेशेंट्स के मेंटल हेल्थ पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए बोलिए है, जो पेशेंट्स अपने आप को बिल्कुल वेकेंट और एम्प्टी महसूस करते हैं उनको बोलिए कि किसी तरह से बिजी रहें। सोशल नेटवर्क डेवलप करें जो कि सपोर्ट मैकेनिज्म्स हों, एंड ऑफ कोर्स अगर जरूरत पड़े तो एंटी डिप्रेशन भी पेशेंट को ले जाना पड़ेगा। फ्रेल्टी, फ्रेल्टी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैरामीटर है विच टेल्स अबाउट अ कॉम्प्लेक्स एंड इट्स अ कॉम्पोजिट इंडिकेटर। 4-5 चीजें एक साथ होती हैं जब पेशेंट को हम कहते हैं फ्रेल है। यदि अनइंटेंशनल वेट लॉस हो, बहुत सिवियर फटीग हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, वीकनेस हो, फिजिकल मींस उठ नहीं पा रहा चेयर से, सस्टेन्ड हैंड ग्रिप नहीं कर पाता, हैंड ग्रिप का स्ट्रेंथ नहीं है, और चलने में स्लो हो, अगर इनमें से 3 से सन, ये एक फ्रेल्टी क्राइटेरिया है, इनको कहते हैं फ्रेल। फ्रेल का मतलब है पेशेंट बहुत वीक है, फ्रेल है। तो उन पेशेंट्स में क्या होता है, फॉल्स ज्यादा होते हैं, फ्रैक्चर्स ज्यादा होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा होती है, न्यूरोकॉग्निटिव डिक्लाइन ज्यादा होती है, और डेथ की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। फ्रेल्टी फिजिकल होती है, सोशल इम्पैक्ट होता है उसका, इमोशनली इम्पैक्ट करती है फ्रेल्टी के ऊपर, मेटाबॉलिक इम्पैक्ट है, कॉग्निटिव डिक्लाइन है, और सेंसरी इनपुट्स की वजह से फ्रेल्टी। इन सब को बरकरार रखेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, सोशल नेटवर्क्स डेवलप करिए, इमोशनल सपोर्ट थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या सोशल नेटवर्क्स, मेटाबॉलिक न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, गुड फूड, रोज एक फ्रूट खाएं, माइंड को एक्टिव रखें, कीप योर माइंड इन्वॉल्व इन थिंग्स, कीप योर सेंसरी इनपुट्स अवेयर अवेक, 4 लोगों से मिलें, 4 बातें करें, इन सब चीजों को करेंगे तो फ्रेल्टी कम होती है, इट कैन रिड्यूस फ्रेल्टी। ड्रग्स के आगे क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के आगे पेशेंट्स को प्रिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, सिंपल न्यूट्रिशन दे सकते हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करिए, केयर गिवर को इन्वॉल्व करिए, स्पाउस को इन्वॉल्व करिए, सपोर्ट ग्रुप्स के साथ जोड़िए पेशेंट्स को, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू द पेशेंट,
अब ये मत पूछिए आपको डिप्रेशन है तो पेशेंट यस या नो ही बोल सकते हैं और नहीं बोल सकता। तो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन रखिए, आपका मन कैसा है, तो वो पेशेंट 4 चीजें आपको बताएगा। मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में सोचिए। अवॉइड मल्टीपल विजिट, ये मैं आपको यही बता रही थी सबसे पहले कि एक दिन वो डायबिटीज का इलाज करे, डायबिटिक क्लिनिक आएगा, दूसरे दिन नेफ्रोलॉजी क्लिनिक जाएगा, तीसरे दिन हार्ट के डॉक्टर को दिखाएगा, चौथे दिन एआरटी लेने आएगा, पांचवें दिन किसी ने एक अल्ट्रासाउंड बोला होगा। तो ये मल्टीपल हेल्थ विजिट्स हो गई। तो यदि हम इन सब हेल्थ विजिट्स को कम करके एक ना कर पाए, एटलीस्ट इफ वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ विजिट्स टू द हॉस्पिटल, दैट विल रियली बेनिफिट द पेशेंट इन द लॉन्ग टर्म। हेल्पिंग एज विद ग्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज तो सबको आती है, एज सबको करना है, एवरीबडी हैज टू एज, बट वी हैव टू एज विद ग्रेस। हम क्या कर सकते हैं, हमें अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा बदलना पड़ेगा, उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही पेशेंट 40-45 होता है, हमें पेशेंट को स्क्रीन करना पड़ेगा एक्टिवली कि कोई कोमोर्बिडिटी है कि नहीं है। अगर है उसका ट्रीटमेंट शुरू करिए। अगर पॉसिबल है तो एक जगह पे सारी चीजें अवेलेबल कराइए। केरला के सेंटर्स में, एआरटी सेंटर्स में डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, स्टैटिन्स का, लिपिड का, इन सब की दवाई एआरटी सेंटर वाले ही एआरटी सेंटर से डिस्पेंस करते हैं। इसका मतलब है पेशेंट को कहीं नहीं जाना एआरटी सेंटर के अलावा अपनी बाकी सारी प्रॉब्लम्स का भी इलाज कराने के लिए। दैट इज अ वन स्टॉप शॉप। वो हम कर सकते हैं तो करिए, जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते एटलीस्ट उसको मिनिमाइज करिए। लाइफस्टाइल चेंजेस बताइए बोन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। कई बार आपको डिफिकल्ट मेडिकेशंस लिखनी पड़ेंगी, जैसे बिस्फोस्फोनेट्स हो। ऑप्टिमाइज करिए एआरटी को। अगर वेट गेन बहुत ज्यादा है तो डीटीजी को हमें देखना पड़ेगा। अगर पेशेंट्स का शुगर बहुत ज्यादा है तो हम मेटफॉर्मिन नहीं दे सकते, कुछ और देना पड़ेगा। अगर पेशेंट को लिवर डिजीज है तो पीआई नहीं दे सकते। तो अगर पेशेंट को किडनी इन्वॉल्वमेंट है तो टीडीएफ नहीं दे सकते। तो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। एज ज्यादा होती है सबको वैक्सीनेट करिए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से, न्यूमोनिया वैक्सीन से। ये रिकमेंडेशन है, स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, उनकी बात सुनिए। वो जो कहते हैं उन्हें सुनिए। मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट नीड somebody to listen to them. We don't have the time to listen to anybody because our clinics are very busy. We have 150 patients walking in, but sometimes just listening to them makes a whole lot of difference to their life. ये सारी टूल्स हैं, स्पेशली मेडिकल ऑफिसर्स आप देख लीजिए, ये सारी स्कोरिंग टूल्स हैं, ये बहुत सिंपल है आजकल, सारी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है। आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू एंटर द डेटा और आपको वो रिस्क सब बता देता है। सो इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू लुक एट दिस। आई एम गोइंग टू एंड हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी पेशेंट लिसनिंग। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक फ्रॉम एनीबडी। थैंक यू सो मच मैम। किसी के कोई भी सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो फिर माइक अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Ma'am, I don't think there are any questions. Thank you so much for facilitating this important session for everyone. Thank you, everybody. So I can see a lot of people here. I can see Sachin, I can see Shweta, I can see Atul, Yeah, there are Harshita. many Very nice. doctors. Dr. Prabhu also I can see somewhere. All right. Thank you, everybody, for joining. Thank you, Shweta. Thank Thank you, you, ma'am. Aitek. Thank you Thank you. everyone for joining us and for patient listening. We'll conclude the session now.